हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला पार्ट जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इस पार्ट का हम लोग पाठ संख्या 5 देखेंगे। इसमें मेरा पहला स्टार है वाष्पीकरण। हमने पिछले वीडियो में इसको समझा भी दिया है। कहने का मतलब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो वह धीरे धीरे गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। इसी क्रिया का नाम है वाष्पन यानी कि वाष्पीकरण। ये जो वाष्पीकरण है सभी तापमान पर होता है और सतह पर से होता है। कभी कभी तीव्र गति से, कभी कभी तेज गति से होता है। देखिए परिभाषा, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के दौरान पदार्थ की ऊष्मा कम हो जाती है। यह पदार्थ के सतह पर होती है, मतलब ऊपरी सतह पर। वाष्पीकरण के कारण ही नदियों के, पोखरों के जल वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, कपड़े सूखते हैं, अनाज वगैरह सूखते हैं। अब देखिए प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से कारक है जो वाष्पीकरण को तीव्र या मंद करता है, मतलब इसको तेज और धीमा करता है। तो कारक एक है सतह का क्षेत्रफल, मतलब सतह के क्षेत्रफल के कारण भी वाष्पीकरण कम या अधिक होता है। तो जिस पदार्थ के सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है कहने का मतलब जब सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा सतह का क्षेत्रफल कम होने पर वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। आप लोग देखे होंगे चाय पीना है, मान लीजिए कप से पीते हैं और प्लेट से पीते हैं, तो जो कप का चाय है वो देर से पी पाएंगे आप, और प्लेट वाला आप जल्दी पी लेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लेट है उसका सतह क्या है, ज़्यादा है, लेकिन कप का सतह कम है। तो जो जिसका सतह कम हुआ उसका वाष्पीकरण भी कम होगा, मतलब वो ठंडा बहुत धीरे धीरे होगा। वाष्पीकरण के कारण पदार्थ क्या होता है, ठंडा होता है। तो जो प्लेट हुआ उसका सतह क्या है, ज़्यादा है। वाष्पीकरण की दर जो इसकी ज़्यादा ना होगी तो ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऊष्मा इसका खर्च हो जाएगा जल्दी, और वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और आसानी से चाय पी लेंगे। हम बारी बारी से उसको क्वेश्चन भी कराएंगे। नंबर 2 पे है तापमान यानी कि ताप। सतह का मतलब पदार्थ का तापमान जितना ही ज्यादा होगा उसका वाष्पीकरण उतना ही तेज होगी। कहने का मतलब पानी, एक गिलास पानी है, एक गर्म है और एक बहुत कम गर्म है, तो जो ज्यादा गर्म है वो जल्दी वाष्प बन के उड़ जाएगा। वाष्पीकरण उसका मतलब ज्यादा होगा तेज गति से। क्यों? तो उसका तापमान ज्यादा है, यानी कि तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और ताप घटने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो इसलिए देखिए इसी का कारण है कि गर्मी में जो है कपड़े वगैरह जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? गर्मियों में तापमान ज्यादा ना है, तो ज्यादा तापमान है तो कपड़ों से जल का वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। लेकिन बरसात के दिन में या ठंडा के दिन में देखते हो कि तापमान क्या है, कम है गर्मी की अपेक्षा। जब कम तापमान होता है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए ठंडे के दिनों में और बरसात के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा कपड़े वगैरह कुछ भी मतलब बहुत देर से सूखते हैं। गर्मी में देखते हैं कपड़ा बस यूं डाला यूं सूख गया,
मतलब तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और ताप के घटने से वाष्पीकरण की दर भी घटती है। अब 3 नंबर पे आर्द्रता। अब आर्द्रता क्या है? देखिए, वायुमंडल में पानी की जो मात्रा होता है ना, इसी को बोलते हैं आर्द्रता। बरसात में देखते होंगे वायु में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उसको बोलेंगे कि आर्द्रता अधिक है। और अधिक आर्द्रता को बोलते हैं नम वायु। नम वायु मतलब जल वाला वायु। अब गर्मी में देखा जाए तो वायुमंडल में वायु में पानी बहुत कम होता है, पानी का कण, इसको बोलेंगे हमको शुष्क वायु बोलेंगे। यानी कि गर्मी में क्या है, आर्द्रता कम है। तो आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी। आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण घटेगा, उल्टा। क्यों? आर्द्रता का मतलब क्या हुआ? वायु में पानी की मात्रा होना। जो वायु में पानी की मात्रा है, इसका मतलब क्या हुआ? तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो गया तो तापमान कम हो गया तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम है ना। याद रखिए, आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और इसके घटने से वाष्पीकरण की दर भी घट जाती है। बरसात के दिन में आर्द्रता ज्यादा होती है ना, इसलिए मतलब कपड़े वगैरह देर से सूखते हैं, उसका वाष्पीकरण जल्दी नहीं हो पाता है। गर्मियों में जो है आर्द्रता बहुत कम है, इसलिए वाष्पीकरण फास्ट होती है। चौथा है वायु। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाती है और वायु की गति घटने पर वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। आप देखते होंगे वायु बहुत फास्ट है, हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो वो जल्द सूख जाता है। इस प्रकार आपने वाष्पीकरण की परिभाषा, उसके प्रभावित करने वाले कारक देखे, समझे। अब हम लोग इस पर आधारित अनुप्रयोग के क्वेश्चनों को देखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, स्टार यानी क्वेश्चन है, कप के अपेक्षा प्लेट में गर्म चाय पीना आसान होता है क्यों? कप के अपेक्षा प्लेट में गर्म चाय पीना आसान होता है क्यों? मतलब हुआ, मान लीजिए आपको चाय कप में भी दिया गया, प्लेट में दिया गया गर्म चाय, तो आप जो कप वाला है जल्द पी लेते हैं आसानी से। कारण क्या है? तो आपने भी पढ़ा वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक आया होगा सतह का क्षेत्रफल। यहाँ जो कप का सतह होता है थोड़ा सा है, यानी कम है, जबकि प्लेट का ज्यादा है। तो जब सतह ज्यादा होता है तो उसमें जो रखा गया द्रव, उसका वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। तो जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्यों होता है? उसमें ऊष्मा खर्च होती है ना। तो प्लेट में जो रखा गया है चाय, उसका जो वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ उसमें कि ऊष्मा भी ज्यादा खर्च हो जाएगी। तो जब ज्यादा खर्च हो जाएगी ऊष्मा, तो चाय क्या हो गया? जल्द ठंडा हो गया ना, तो हम लोग आसानी से पी लेते हैं। देखिए उत्तर कैसे देंगे। चूंकि सतह के क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है और क्षेत्रफल के घटने से वाष्पीकरण की दर भी घट जाती है। क्या बोला? मतलब सतह का क्षेत्रफल बढ़ा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, और यदि क्षेत्रफल घट गया तो वाष्पीकरण की दर भी घट जाएगी। अब आगे बोलेंगे, कप के सतह का क्षेत्रफल प्लेट के क्षेत्रफल के सतह के क्षेत्रफल की अपेक्षा बहुत कम है। कप के सतह का क्षेत्रफल प्लेट के सतह के क्षेत्रफल की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए कप के चाय का वाष्पीकरण बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि प्लेट के तेजी से। और ऐसा होने से प्लेट के चाय जल्द ठंड हो जाता है और हम आसानी से पी लेते हैं। क्या समझे? कप है, प्लेट है, दोनों में किसका सतह ज्यादा है?
प्लेट का। तो जब प्लेट का सतह ज़्यादा है तो प्लेट का वाष्पीकरण, उसके चाय मतलब प्लेट में जो चाय रखा गया उसका वाष्पीकरण भी तेजी से होगा ना। तो वाष्पीकरण जब हो रहा है तेजी से तो ऊष्मा भी जल्दी खर्च हो जाएगा ना। तो इस प्रकार चाय ठंड हो जाएगी जल्दी और हम आसानी से पी लेंगे। किसमें? प्लेट में। लेकिन कप में बहुत धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा तो ऊष्मा भी धीरे धीरे में खर्च होगा, तो बहुत देर तक गर्म रह जाएगा। तो गर्म तो चाय हम पिएंगे नहीं, मुंह जल जाएगा नहीं तो। अब इसको देखिए, गर्मी में पसीना सूखने पर ठंडक महसूस होती है। क्यों? आप लोग अनुभव किए होंगे कि पसीना आया है, पंखा झलते हैं, पंखा झलते हैं ना तो ठंडक लगती होगी, या पंखा चलाते होंगे तो ठंडक लगती होगी। तो बात ऐसा है ना कि जो पसीना है जब उसको हम लोग पंखा झलते हैं या हवा लगती है हम पे, तो वो हवा के कारण आपने पढ़ा है कि वायु के कारण भी वाष्पीकरण की दर बढ़ती घटती है। वायु जब तेज हो तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वायु के घटने पर भी वाष्पीकरण दर घट जाती है। तो जब शरीर पर पसीना होता है और हम पंखा झलते हैं या हवा लेते हैं, मतलब इस तरह से, तो पसीना का क्या होता है? वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण हो रहा है, इसको वाष्पीकरण होने के लिए ऊष्मा कहाँ से आया? शरीर का ऊष्मा खर्च हुआ। तो जब शरीर का ऊष्मा खर्च हो गया तो शरीर का तापमान घटने गया, तो ये ठंडक महसूस करते हैं। तो देखिए आंसर कर रहे हैं। गर्मियों में जब शरीर पर पसीना आता है, गर्मियों में जब शरीर पर पसीना आता है तो उसका वाष्पीकरण होने के लिए शरीर का ही ऊष्मा खर्च होता है। उसका वाष्पीकरण होने के लिए शरीर का ही ऊष्मा खर्च होता है और इस प्रकार हम लोग का शरीर ठंडक हो जाता है। इसलिए पसीना सूखने पर हम ठंडक महसूस करते हैं। कहने का मतलब पसीना आया, पसीना सूखा, पसीना सूखने का मतलब क्या? वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण कैसे हुआ? शरीर से ऊष्मा का त्याग होगा तब ना। तो शरीर से जब ऊष्मा का त्याग हो गया तो हम लोग के शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया ना, तापमान कम हो गया तो हम ठंडक महसूस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है क्यों? आप लोग देखे होंगे घड़ा में सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, बहुत सूक्ष्म, लगभग बलुई मिट्टी का बना होता है ना। तो घड़ा के में मतलब सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र से पानी रिसता है सतह पर ना। तो जब पानी रिसा सतह पर, उसका वायुमंडल के जो तापमान है या वायु है उसको क्या करेगा? वाष्पीकरण करेगा ना। और जब वाष्पीकरण करेगा तो उसको वाष्पीकरण होने के लिए ऊष्मा कहाँ से मिला? घड़ा के पानी से ही खींच लिया ऊष्मा। पानी में जो भी ऊष्मा था उसको खींच लिया सतह, ताकि वो वाष्पीकरण हो सके। और इस प्रकार घड़ा का पानी और ही ठंडा हो जाता है। नहीं समझे? फिर समझिए। कहने का मतलब घड़ा जो होता है उसके सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण उससे पानी रिसते रहते हैं सतह पर। अब रिसे हुए पानी का वाष्पीकरण होता है ताप से या वायु से। तो वाष्पीकरण होने के लिए ऊष्मा कहाँ से खर्च होती है? मतलब कहेगा घड़ा के सतह पर सूक्ष्म छिद्र है, पानी रिसता रहता है, उस पानी का वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण होने के लिए ऊष्मा कहाँ से आई? उसी घड़ा के जल से। मतलब घड़ा का जो जल है टेम्परेचर खो गया, तो जब टेम्परेचर खो गया तो वो ठंडक हो गया। इस प्रकार घड़ा का पानी हमेशा ठंडा रहता है। आइए उत्तर देते हैं। घड़े के सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे प्रायः पानी का रिसाव होता रहता है। यह रिसे हुए पानी का वाष्पीकरण वायु और वायुमंडल के तापमान से होता है और वाष्पीकरण होने के क्रम में ऊष्मा घड़ा का जल से ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार घड़ा का जल ऊष्मा खो देता है और पानी उसमें के ठंड हो जाता है। घड़ा के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है जिससे पानी का रिसाव होता रहता है
अब जब पानी रिस गया, वायु से, ताप से उसका वाष्पीकरण होगा। और तो वाष्पीकरण होने के लिए जल से भी कुछ ऊष्मा खींचता है वो वाष्पीकरण होने के लिए। तो जल से जब ऊष्मा खींचा, जल क्या हो गया? तापमान कम हो गया। तापमान कम हो गया मतलब ठंडा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? हालांकि देखिए, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अभी गर्मी है, हम इसलिए गर्मी में सफेद कपड़े पहने हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सफेद पहनिए या हल्का कलर का पहनिए, सफेद सूती कपड़ा पहनिए। क्यों? बात ऐसा है कि जो सफेद कपड़ा होता है, प्रकाश का, ऊष्मा का परावर्तक है, अवशोषक नहीं है। मतलब इसको ऊष्मा मिलेगा, ये सोखता नहीं है, कहता है जाओ जाओ भागो। इसको परावर्तन करता है, ऊष्मा को, प्रकाश को परावर्तन करता है कौन? सफेद या हल्का कलर का कपड़ा। और जो सूती कपड़ा है वो क्यों पहनना चाहिए? तो जो सूती कपड़ा है वो पसीना को जल्द सोख लेता है। मान लो पसीना निकला तो अपना में ले लेगा, जब अपना ले लिया तो गीला हो गया वो। जब गीला हुआ, एक कपड़ा का जो पानी आया, पसीना, इसका वाष्पीकरण होगा। अब वाष्पीकरण होने के लिए शरीर से ऊष्मा खींचता है वो पानी। तो जब शरीर से ऊष्मा खींच दिया, मेरा शरीर ठंडा ना हो गया, इसलिए हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए। 1 नंबर पर सूती कपड़ा, 2 नंबर पर सफेद कपड़ा, 3 नंबर पे हल्का कलर, बाकी वो सब। ब्लैक एकदम नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक ऊष्मा का, प्रकाश का अवशोषक है, वो शोषण कर लेता है, गर्म हो जाता है। गर्मी में पहनोगे तो त्वचा आपकी गर्म हो जाएगी पूरी तरह से। ठंड में पहन सकते हैं काले वस्त्र। देखिए क्या है, गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? तो गर्मियों में हमें सूती या सफेद या हल्के कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। कलर मतलब क्या होता है? रंग। गर्मियों में सूती या सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो क्या गर्मियों में हमें सूती या सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए? क्योंकि सूती वस्त्र पसीना को ज्यादा सोखता है, और ये सोखे गए पसीना का जब वाष्पीकरण होता है तो इसके लिए हम लोग के शरीर से ऊष्मा खर्च हो जाती है और शरीर ठंड हो जाता है। सफेद कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए, हल्का कलर का, मतलब सफेद या हल्का कलर का कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं है, बल्कि परावर्तक है। मतलब ये ऊष्मा को कम सोखता है। ये देखिए प्रश्न छूट गया था। गर्म मतलब गर्मी, शुष्क सूखा हुआ, दिन में कूलर अधिक ठंडा देता है, क्यों? मतलब गर्मियों में देखते हुए कूलर चालू कर दे तो ठंडक महसूस होती है, आखिर क्यों? देखिए बात तीसरा है, गर्मी में तापमान ज्यादा है, वायु का, मान लीजिए यहाँ पर हम खड़ा है, यहाँ का वायु गर्म है। अब जैसे ही कूलर चालू किए, कूलर से जलवाष्प निकला, ये जलवाष्प कहाँ गया? वायुमंडल में। वायुमंडल क्या करेगा? उसको, जलवाष्प को वाष्पीकरण करेगा। तो वाष्पीकरण करने के क्रम में यहाँ का वायु क्या हो गया? ठंडा हो जाता है, तो कुछ ना खो देगा ना। इस प्रकार वहाँ का वायु ठंडा बना रहता है, और इस प्रकार कूलर से हम लोग को ठंडक महसूस होती है। देखिए उत्तर, गर्म शुष्क दिनों में कूलर के कारण हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि कूलर से जो जलवाष्प निकलते हैं, वायुमंडल उसका वाष्पीकरण तेजी से करता है, और वाष्पीकरण होने के क्रम में वायु ठंडा हो जाता है। या ऐसे उत्तर दे सकते हैं, जब कूलर से जलवाष्प निकलता है तो गर्म वायु उसका वाष्पीकरण कर देता है, जिसके कारण वायु अपना ऊष्मा खो देता है और वायु वहां का ठंड हो जाता है। इस प्रकार गर्म शुष्क दिनों में कूलर ठंडक महसूस देता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टार की ओर। अब हमारा अगला स्टार है
गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। गुप्त मतलब दिख रहा है, गायब। कहने का मतलब है, मान लीजिए 1 केजी कोई पदार्थ है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में इसको जाना है पूरी तरह से। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए उसे जितना उष्मा दिया जाएगा या उसे लिया जाएगा, वही उष्मा की मात्रा क्या होती है? गुप्त उष्मा। अब एक हो गया गलन की गुप्त उष्मा, गलने के लिए। वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्प बनने के लिए। संघनन की गुप्त उष्मा, संघनित होने के लिए। इसी प्रकार मतलब गुप्त उष्मा होता क्या है? मतलब कोई पदार्थ एक अवस्था में है, उसको दूसरे अवस्था में जाना है, तो पूरी तरह से बदलने के लिए उसे जितना उष्मा चाहिए 1 केजी पदार्थ के लिए, मतलब वो होगा उसका गुप्त उष्मा। मतलब 1 केजी कोई पदार्थ है तो वायुमंडलीय तापमान पर, वायुमंडलीय दाब पर, तापमान नहीं दाब पर, कोई 1 केजी पदार्थ है तो वायुमंडलीय दाब पर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के लिए उसे जितना उष्मा उसे चाहिए या उसे उष्मा ले लेते हैं। मतलब जितना उष्मा उसको चाहिए या निकालना है वही होगा उसका गुप्त उष्मा। देखिए परिभाषा कैसे है। उष्मा की वह मात्रा जो 1 केजी पदार्थ के वायुमंडलीय दाब पर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए खर्च होती है या निष्कासित होती है, उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। अब कहने का मतलब खर्च होती है या निष्कासित, दोनों क्यों कहना पड़ रहा है? आप जानते हैं कि गर्म करते हैं ठोस, द्रव और ये गैस। उष्मा देंगे तब ना ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस बनेगा। इसी प्रकार उष्मा निकालेंगे, निष्कासित करेंगे तो गैस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस ठोस बनेगा। मतलब उष्मा देने पर भी लेने पर भी पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है ना, इसलिए बोला गया उष्मा की वह मात्रा जो 1 केजी पदार्थ के वायुमंडलीय दाब पर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए खर्च होती है या निष्कासित होती है, उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 किलो जूल प्रति केजी होता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम याद रखिए, मतलब 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए उसको अवस्था चेंज करने के लिए। कुल मिलाकर समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई अब पानी है, 1 केजी पानी है, वायुमंडलीय ताप पर इसको पानी से गैस में बदलना है या कहीं पानी से ठोस बनना है। पानी क्या है? द्रव है ना, तो द्रव से या कहीं गैस बनना हो या द्रव से ठोस बनना हो, दोनों अवस्था में क्या होगा? उष्मा या तो देना होगा या तो निकालना होगा। तो जितना उष्मा देने से वो पूरी तरह से गैस बन गया या जितना उष्मा निकालने से वो पूरी तरह से ठोस बन गया, उस उष्मा की मात्रा को बोलेंगे गुप्त उष्मा। देखिए उष्मा देते हैं तो ठोस बनेगा, द्रव, द्रव बनेगा, गैस। हमने जल का एग्जाम्पल दिया था ना, 1 केजी जल है मान लीजिए, कितना है? 1 केजी। अब वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म, मतलब वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म किया गया तो उष्मा की वह मात्रा जो इसको पूरी तरह से वाष्प में बदलने में खर्च हो गया हो, जैसे मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस
खर्च हो गया, वो मान लीजिए, इसका वो गुप्त ऊष्मा को असर करते हैं। मतलब 1 kg पानी को वाष्प बनने के लिए जितना ऊष्मा खर्च होगा उसमें क्या होगा, लैटेंट हीट होगा। क्या कहिए, ठंडा करेंगे तो भी ना बदलेगा अवस्था। जल है 1 kg, जिसको ठंडा किया गया, मतलब ऊष्मा खोया गया, उत्पन्न किया गया ना, निकाला गया। तो जितना ऊष्मा निकालने से पूरी तरह से ठोस बन जाए वो ऊष्मा की मात्रा होगा क्या, गुप्त ऊष्मा। मतलब गुप्त ऊष्मा है पदार्थ का एक अवस्था से दूसरा अवस्था में बदलने के लिए जितना देना है या जितना निकालना है। देते हैं तो ठोस बनता है, द्रव, द्रव बनता है गैस। निकालते हैं तो गैस बनता है, द्रव, द्रव बनता है ठोस। अब मान लीजिए द्रव बन गया गैस, हम इसको क्या कर सकते हैं, नहीं ठोस बन गया द्रव तो बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। द्रव बन गया गैस तो बोलेंगे क्वथन की गुप्त ऊष्मा। गैस बन गया ऊष्मा खोने से द्रव तो बोलेंगे संघनन की गुप्त ऊष्मा। द्रव बन गया ठोस तो बोलेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा। मतलब जिस माध्यम गल गया तो गलन की गुप्त ऊष्मा। मतलब कोई ठोस पदार्थ है 1 kg, तो वह तापमान जो 1 kg ठोस पदार्थ को वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में बदलने में खर्च हुआ है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब पूरी तरह से गलने में जितना ना ऊष्मा खर्च हो जाए। ये मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है 1 kg, आप इसे गला रहे हैं। हमने क्या समझाया, मान लीजिए ठोस पदार्थ 1 kg है तो वायुमंडलीय दाब पर इसको द्रव में बदलना है। तो पूरी तरह से इसको द्रव में बदलने में जितना ऊष्मा खर्च होगा वो ऊष्मा की मात्रा क्या हुआ, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन नाम क्यों ले लिए, क्योंकि गलने में खर्च हुआ ऊष्मा। ऊष्मा खर्च कैसे हुआ, गलने में खर्च हो गया तो हो गया गलन की गुप्त ऊष्मा। यही मान लीजिए अब कोई द्रव है, द्रव 1 kg, 1 kg द्रव है, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को गैस में पूरी तरह से बदलने में खर्च होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब वाष्पन नाम क्यों ले लिया आपकी बार, क्योंकि वाष्प बना है ना। पिछला बार गलने के लिए ऊष्मा खर्च हुआ था तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब की बार वाष्प होने के लिए, द्रव था तो वाष्प बन गया ना, तो वाष्प होने के लिए ऊष्मा खर्च हुआ तो बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसी प्रकार मान लो गैस आ गया और उसको ठंडा करेंगे, मान लीजिए भी 1 kg है, बोलेंगे ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg गैस को द्रव में पूरी तरह से बदलने के लिए, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg गैस को द्रव में पूरी तरह बदलने के लिए निष्कासित किया गया हो उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि देखिए गैस से जब द्रव में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन। संघनित हो गया ना, तो संघनित होने में ऊष्मा खर्च हुआ है तो संघनन की गुप्त ऊष्मा। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर, अब उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बच गए हैं, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपने अभी तक पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। हमने बताया था कुल 5 है। चौथा है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। अब ये कहाँ पाया जाएगा, ये सूर्य और तारों में पाया जाता है जहाँ पर बहुत ही अधिक तापमान है, बहुत ही अधिक तापमान वहां पर ये पाया जाता है। ये चमकदार, बहुत ही चमकदार होता है। अब 5वां नंबर पे होता है बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट, जिसको बोल सकते हैं BEC। बी मतलब क्या? बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है बी से, सत्येंद्र नाथ बोस। बी से बोस उनका अक्षर ले लिया गया। ई से है आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का नाम ई से लिखा जाता है। तो ई से कौन वैज्ञानिक का नाम है? आइंस्टाइन, जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। सी से है कंडेंसेट, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पांचवा है। ये क्या होता है? तो जब सामान्य वायु है, ये सघन है, वायु जो सघन है ना, इसके मान लीजिए 1,00,000वां भाग सघन वायु लीजिए, सोचिए कितना कम। ये वायुमंडल देख रहे हैं, सामान्य वायु कुछ सघन मात्रा में है, कण निकट है, इसके 1,00,000वां भाग सघन लेंगे और उसको बहुत ही ठंडा करेंगे, हम ये पांचवा अवस्था प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब इसमें दो वैज्ञानिक कौन है? बोस आइंस्टाइन है और सत्येंद्र नाथ बोस है। इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त होता है।